नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप ये वीडियो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो ये आखिरी डेमो क्लास है। इसके बाद का क्लास अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा नंबर? 8770123687। ठीक, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके टेस्ट सीरीज भी संचालित की जा रही है, उसको भी आप दिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 11, इससे पहले के धारा हम पढ़ चुके हैं। धारा 11, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। मंडी समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्केट कमिटीज। मंडी की स्थापना देखें, मंडी समिति की स्थापना देखें। अब वो मंडी समिति किससे मिलकर बनेगी, किन किन लोगों से मिलकर बनेगी, उसके बारे में हम धारा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। मंडी समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्केट कमिटी। तो जो मंडी क्षेत्र देख रहे थे, मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक मंडी थी। इस मंडी का संचालन कौन करेगा? कौन करेगा? मंडी समिति करेगी। कौन करेगा? मंडी समिति करेगी। अब ये मंडी समिति कौन होगी? कोई ना कोई लोग तो होंगे जिसको चलाएंगे। तो उसी मंडी समिति ये गठन कैसे होता है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हम धारा 11 में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है। तो जैसा बेयर एक्ट में दिया हुआ है उसको आसान भाषा में मैं लिखने का तो प्रयास किया हूँ। जितनी बातें लिखी गई थी सब लिख दिया हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपको याद रहना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी आपको लिख के बता रहा हूँ कि ये मंडी समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो कोने काने में कहीं पे आप लिख लीजिए ताकि चीजें आसानी से आपको याद रहें। तो मंडी समिति में सबसे पहला 10 अलग अलग क्षेत्र से आते, याद रखना 10 अलग अलग क्षेत्र से मंडी समिति में सदस्य लोग आते हैं। 10 सदस्य आते नहीं बोल रहा हूँ, 10 अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। अब वो कौन कौन लोग होंगे देखो। तो पहला तो अध्यक्ष। सर ये अध्यक्ष क्या? अब ये अध्यक्ष का निर्वाचन देखेंगे जस्ट धारा 12, अगली धारा रहेगी 11 के बाद 12, तो उसमें देखेंगे कि अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो जैसे आप अपने गांव में सरपंच का चुनाव देखे होंगे, क्योंकि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधे आप चुनने जाते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो सरपंच पंच के चुनाव में गए होंगे, क्योंकि अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष हो गए या नगर निगम के महापौर हो गए, इनका डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चालू हो गया, ठीक है। तो सरपंच का जैसे चुनाव होता है ना, बस वैसे ही मंडी क्षेत्र के अंतर्गत किसी मंडी का कोई मंडी क्षेत्र है तो मंडी क्षेत्र में भी कई सारे अध्यक्ष होते हैं। एक मंडी क्षेत्र को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे आपका वार्ड 17, वार्ड 18, वार्ड 19 ऐसे नंबर अलग अलग वार्ड होंगे, ठीक है। तो बस वैसे ही मंडी क्षेत्र में भी अध्यक्ष का चुनाव होता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष होगा किसका? तो जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे ना, मंडी के अंतर्गत कोई निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उसके अध्यक्ष इसमें आएंगे, मंडी समिति में शामिल होंगे, ठीक। दूसरा कृषक प्रतिनिधि होते हैं, कृषक प्रतिनिधि, ठीक है। कृषक प्रतिनिधि होंगे और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। सपोज ये एक मंडी क्षेत्र है। मंडी क्षेत्र क्या होता है बता दिया पहले, आ चुका है। मंडी क्षेत्र है। मंडी क्षेत्र को 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे आपका कोई निर्वाचन क्षेत्र होगा भाई, उसमें अलग अलग वार्ड है ना, और उस एक वार्ड से पार्षद को चुनाव होता है अगर आप शहरी क्षेत्र में होंगे तो, नहीं तो पंच सरपंच का चुनाव होता है। बस वैसे अगर आप मैं शहर में हूँ, अपना 17 वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 17, तो वहाँ से एक पार्षद उठ के जाएंगे। ये बाजू वाला वो भी उत्तर वसुंधरा नगर में आता है मेरे घर के एड्रेस में, लेकिन उसका वार्ड 16 है, वहाँ से एक पार्षद उठ के आएगा। तो वैसे ही ये मंडी क्षेत्र है, इसमें टोटल अलग अलग 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। आगे पढ़ोगे आप, इसमें भी बता दे रहा हूँ, 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो ये हर निर्वाचन क्षेत्र से एक कृषक प्रतिनिधि को चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे पंचों का चुनाव होता है ना, बस वैसे ही पंचों का चुनाव के समझ लो कृषक प्रतिनिधि भी का चुनाव होता है। कौन करेगा? तो यहाँ जो भी रजिस्टर्ड किसान होंगे
उसकी क्राइटेरिया आगे देखेंगे, तो इनका भी वोटर लिस्ट में नाम आता है, उन लोग भी वोट करने जाते हैं, तो कृषक प्रतिनिधि को चुन के आते हैं। तो ऐसे 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से 10 कृषक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। किस में शामिल होंगे? मंडी समिति की बात कर रहा हूँ, मंडी समिति की बात कर रहा हूँ। मंडी समिति के अंतर्गत अध्यक्ष हो गए कृषक, और कृषक प्रतिनिधि हो गए जो कितने संख्या हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। ठीक। तीसरा, व्यापारी, व्यापारियों के प्रतिनिधि। ठीक है। अब देखो, कोई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी धान खरीदी बिक्री संबंधी कार्य कर रहे हैं, एक तो कृषक हैं और एक व्यापारी हैं, मेन यही 2 लीडर हैं। ठीक। बाकी और भी है, हमाल है, तुलैया है, छोटे मोटे और कर्मचारी होंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक व्यापारी होता है जो सामान को खरीद रहा है। ठीक है। तो जो व्यापारी हैं, बहुत सारे व्यापारी होंगे, कोई एक व्यापारी तो मोनोपोली क्रिएट करके नहीं रखा होगा, बहुत सारे व्यापारी वहाँ पे काम कर रहे होंगे, बहुत सारे व्यापारी व्यापार कर रहे होंगे। तो उन सभी व्यापारियों में से कोई एक व्यापारी का प्रतिनिधि चुन के आएगा। ठीक है। तीसरा क्षेत्र समझ गए। चौथा, विधायक और सांसद लोग। विधायक बोल लो या फिर सांसद। सर ये विधायक सांसद कहाँ से आ गए? सपोज ये मंडी क्षेत्र है, ये मंडी क्षेत्र में समझना, ये मंडी क्षेत्र में कोई विधानसभा वाला क्षेत्र भी पड़ता होगा। ये लो एक विधानसभा, ये विधानसभा का क्षेत्र है, या फिर यही लोकसभा का क्षेत्र भी हो, मतलब विधानसभा क्षेत्र अलग होगा, लोकसभा क्षेत्र अलग होगा, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये मंडी आ रही है, ये मंडी कवर हो रहा है। तो विधायक और वो सांसद भी इसके सदस्य होंगे, मंडी समिति के सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो विधायक ग्रामीण क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मतलब ग्रामीण क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र हो गई। ठीक है। तो ग्रामीण होना जरूरी है, समझ गया। लोकसभा के लिए भी वही नियम कानून लागू होता है। तो विधायक या सांसद भी होंगे, लेकिन ये कैसे? ग्रामीण वाले, मतलब जिसका 50% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक। तो ग्रामीण होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये मंडी क्षेत्र है, अब एक विधानसभा ये भी पड़ गया, एक विधानसभा ये भी पड़ गया, तो दोनों शामिल हो जाएंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज और देखना, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग मंडी बन गए। ये लो 3 मंडी आ गई, ऐसे हो सकता है ना, 3 मंडी आ गई। तो अब क्या होगा? तो ये जो विधानसभा क्षेत्र और यहाँ एक विधायक होगा, विधायक, और ये मैंने क्या बोला, ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का तो है। अब 3 मंडी आ गई, तो तीनों मंडी में से किसका सदस्य बनेगा? जो विधायक चाहे। जैसे ये बोल रहा है कि मैं इसका सदस्य बनूंगा, तो बाकी 2 का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन जब इसको एक अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा, एक सदस्य, अतिथि सदस्य के रूप में इसको बुलाया जा सकता है, अतिथि सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है, परमानेंट सदस्य नहीं रहेगा, पूर्णकालिक सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। तो विधायक या सांसद वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, क्लियर। अगर शहरी क्षेत्र होगा तो सर, तो शहरी क्षेत्र वाला विधायक सांसद शामिल नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्र वाले होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और क्या, सपोज वो मंडी क्षेत्र है, तो गोदागादी कर दिया, लेकिन मंडी क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, उस मंडी क्षेत्र में कोई समिति है, समिति, लेकिन समिति कैसे? सहकारी विपणन समिति। सहकारी विपणन समिति, कोई सहकारी विपणन समिति है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमेटी है, मार्केटिंग विपणन मार्केटिंग वाला है ना, कोई सहकारी विपणन समिति होगी, उसका कोई ना कोई, देखो अब समिति है मतलब उसमें बोर्ड मेंबर्स होंगे, बोर्ड मेंबर होंगे, सहकारिता वाले कोर्स में आप देखे होंगे। तो उस बोर्ड मेंबर में से कोई एक सदस्य इसका प्रतिनिधि के रूप में जाएगा, मतलब उसका एक सदस्य यहाँ प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। अगर सर मंडी क्षेत्र में 2-3 विपणन समिति रहे तो 2-3 लोग होंगे ना, तो 2-3 में से एक ही चुना जाएगा। ठीक है, याद रखना, एक ही लोग चुन के आएंगे। तो सहकारी विपणन समिति का एक हो गया, क्लियर। और कौन? तो कृषि विभाग का एक अधिकारी होगा, एक ही अधिकारी ना, कृषि विभाग का एक अधिकारी होगा, एक अधिकारी। लेकिन ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? कौन होगा एक अधिकारी? कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा कलेक्टर, कलेक्टर। लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, आगे पढ़ लेंगे। इसको वोट देने, बाकी लोग को वोट देने का अधिकार होगा, 2-3 लोग को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसमें कृषि विभाग का अधिकारी भी शामिल होता है। तो कृषि विभाग का अधिकारी, एक अधिकारी, जो कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो समिति, मंडी समिति में 10 अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, मैं वही 10 गिना रहा हूँ यहाँ पे आपको। 7वां कौन है? तो 7वां जो तुलैया रहते हैं, शुरुआत में पहली क्लास या दूसरी क्लास में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे होंगे तो तुलैया, हम्माल ये सब पढ़ रहे थे। तुलैया या जो हम्माल है, इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, एक प्रतिनिधि इनके शामिल होंगे। अब इनको एक प्रतिनिधि है, इनको कौन नियुक्त करेगा? आपस में चुनाव करेंगे क्या? नहीं, इनको चुनता है अध्यक्ष। कौन चुनता है? इनको चुनेंगे कौन? अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, क्लियर। इतना एक
अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिनिधि इनका नियुक्त की जाएगी। 8वां पॉइंट, 8वां क्षेत्र कहाँ से आएंगे? तो जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, वहां से कोई एक प्रतिनिधि आएगा, लेकिन उस प्रतिनिधि को कौन भेजेगा, कौन डिसाइड करेगा? बैंक मैनेजर। ठीक है, उस बैंक का अध्यक्ष समझ लो बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक करेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक बैंक मैनेजर ऐसे याद रख लेना। फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, भूमि बंधक बैंक, जिला भूमि बंधक बैंक, जिला भूमि बंधक बैंक, जो लैंड मॉर्गेज बैंक होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम कर रहे जिला भूमि बंधक बैंक, उसके भी एक प्रतिनिधि चुन के आएंगे, मतलब एक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा, तो उसको भी कौन डिसाइड करेगा? वो बैंक का मैनेजर डिसाइड करेगा। क्लियर? और कौन? तो जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत बोल रहा हूं, नगर पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इनमें से कोई एक प्रतिनिधि भी यहां आएगा, एक प्रतिनिधि यहां से भी भेजा जाएगा। सर इसको कौन भेजेगा? तो इसको भेजेगा जिला पंचायत का अध्यक्ष, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र वाला है, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत, इसका एक प्रतिनिधि उस मंडी समिति का सदस्य बनेगा, लेकिन उसको कौन डिसाइड करेगा? जिला पंचायत का अध्यक्ष डिसाइड करेगा। सर ये जिला ही होंगे, जनपद होंगे, किसी में से भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अपने कंडीशन है जो भी हम लोग नोट्स में पढ़ लेंगे, कि अगर कोई जिला मुख्यालय में कोई मंडी है तो वहां सिर्फ जिला पंचायत का ही सदस्य आएगा और इधर ग्राम जनपद के नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से 10 पॉइंट क्लियर है, इस 10 पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 10 चीज याद रहे, 10 लोग याद रहे, 10 अलग अलग क्षेत्र के लोग याद रहे। ठीक, उसके बाद उसके अंतर्गत और बहुत सारे कंडीशंस है कि भैया कोई कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो वो सब भी हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो धारा 11 अब डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया कौन कौन 10 अलग अलग क्षेत्र के होंगे। तो मंडी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे कौन? तो धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष, ये निर्वाचन होता है इसका अध्यक्ष का। ठीक है, कृषक के 10 प्रतिनिधि, इनका भी निर्वाचन होता है। तो कृषक के 10 प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हो जैसा कि विहित किया जाए। अच्छा ठीक है, बताएंगे आगे, मिलेगा आपको पॉइंट की क्या कंडीशन रखने चाहिए। किसी मंडी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो उन लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि रहेगा, ठीक है, जो लाइसेंसधारी है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, लाइसेंसधारी व्यापारियों में से एक व्यक्ति, व्यापारी मतलब पंजीकृत होने चाहिए व्यापारी, कोई भी व्यापारी नहीं, जैसे मैं भी इधर कपड़े का व्यापार कर रहा हूं तो नहीं मैं भी शामिल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो वहां कृषि मंडी तरफ काम कर रहे हैं, मंडी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ, जो ऑथराइज्ड है, तो लाइसेंसधारी व्यापारियों में से एक व्यक्ति या प्रसंस्करण कारखानों के स्वामी या अधिभोगियों के रूप में हो, मतलब उन सभी में से कोई एक प्रतिनिधि आएगा। ठीक, सभी में से एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो मंडी समिति के सदस्य बनेगा। मतलब ये चाहे वो प्रोसेसिंग वाला कारखाना हो, ठीक है, या इधर का कोई ओनर हो, सभी में से एक ही चुना जाएगा, मतलब उनको व्यापारी मान के व्यापारियों के एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्यापारियों के लिए थोड़ा सा कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि आज लाइसेंस मिला मेरे को व्यापारी का और मैं आज ही सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसने बताया कि लाइसेंसधारी व्यापारी को लाइसेंस धारण किए 2 साल हो गए हो तब वो जा पाएगा, तब वो क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन किसी किसी केस में मंडी अगर तुरंत बनी हो, मंडी अभी तुरंत बनी हो, ठीक है, मंडी तुरंत बनी हो, तो मंडी तुरंत बनी है तो वहां पे जो व्यापार करने वाला आ रहा है उसको कैसे बहुत पहले से लाइसेंस मिल जाएगा, तो उस केस में उसको छूट मिल सकता है। उस केस में सिर्फ उसके पास 6 महीने का काम का अनुभव रहेगा ना, लाइसेंस धारण किए हुए सिर्फ 6 महीने हुए रहेंगे तो भी वो बन सकता है। ठीक, वही लिखा हुआ, प्रथम बार मंडी समिति का गठन हो रहा हो तो लाइसेंसधारी व्यापारी को लाइसेंस धारण किए अगर 6 महीने हुए हैं, अगर 6 महीने हुए हैं, मात्र 6 महीने हुए हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन किस केस में बोला? जहां पे पहली बार मंडी बनी हुई है, ठीक है, मंडी क्षेत्र अभी नया नया बना हुआ है, तब की बात है। निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य हो जाएंगे जब, अच्छा यहाँ पे जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसी के अंतर्गत पढ़ना, ये निर्वाचित जो प्रतिनिधि है इन लोगों का निर्वाचन होगा, इन व्यापारी लोग आपस में एक चुन के भेजेंगे। तो निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य हो जाएंगे जब, कब? ये व्यापारी लोग के बारे में बात कर रहा है और बाकी की कंडीशन में बात नहीं कर रहा है। व्यापारी, तो व्यापारी अपने में से एक चुन के भेजेंगे, मतलब उन लोग का भी इलेक्शन होगा, समझ लो, उन लोग आपस में चुन के किसी एक को भेजेंगे निर्वाचित। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्या क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? कि अगर उसके 2 से ज्यादा संतान है, 2 से ज्यादा बेबी है उसके, 2 से ज्यादा संतान है, तो 2 से ज्यादा जीवित संतान है ना, कोई खत्म हो के है तो नहीं, ठीक है, जीवित संतान है 2, तो 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी, अच्छा ये क्या कंडीशन है पूरा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 2 से ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए बोला, लेकिन एक यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001। इसके बाद भैया 2 संतान से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
इसके बाद 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। तो सर अगर इससे पहले 2 संतान हो गए तो, 2 से ज्यादा संतान हो गए तो, सपोज 4-5 हैं, तो क्या क्वालिफाई रहेगा? हाँ क्वालिफाई रहेगा। इससे पहले तो क्वालिफाई रहेगा, इसके बाद 2 से ज्यादा हो गए तो नहीं रहेगा, इससे बाद 2 से ज्यादा रहे तो नहीं रहेगा, इससे पहले रहे तो हो जाएगा। लेकिन अब इसके जस्ट पहले देख लिए कितने भी हों क्वालिफाई है, इसके बाद 2 से ज्यादा हो गया डिसक्वालीफाई। इसके पहले एक संतान हुआ है और इसके बाद सपोज एक संतान हुए तो अभी भी 2 है, हो जाएंगे। लेकिन जो संतान हो रही थी सपोज 1+1 ट्विंस हो गए, जुड़वा हो गए, तब तो पहले एक था और अभी 1+1 ट्विंस हो गए तो 3 हो गए। तो इस केस में भी वो क्वालिफाई रहेगा, भले उसके पास 3 संतानें हो गई, 2 से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई रहेगा। क्यों क्वालिफाई रहेगी? भैया इसकी मंशा नहीं थी कि 2 लोगों को पैदा करे, अब वो बाई 1 गेट 1 आ गया, एक के साथ एक फ्री मिल गया, तो इसकी क्या गलती व्यापारी की? तो उस केस में भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, बस वही कंडीशन में, बाकी उससे ज्यादा अगर 3 हो गए तो नहीं होगा ना। चलो लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यही चीज इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं जो बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। परंतु कोई भी व्यक्ति, याद रखना, कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा, ना मंडी समिति का मतदाता होगा, ना वो चुना जाएगा किसी भी केस में, ठीक है। परंतु कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता मतलब वोटर नहीं होगा, ना ये देखो वोटर किसकी बात कर रहा है, ये व्यापारियों की बात कर रहा है, बाकी लोग में भी यही लागू होता है। जैसे अभी हम लोग अध्यक्ष का चुनाव देखेंगे ना, जैसे हम लोग कृषि प्रतिनिधि के चुनाव देखेंगे, जस्ट आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही देखेंगे, यही जानने को मिलेगा कि भैया जो एक कृषक प्रतिनिधि है ना, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही वो लड़ेगा, 2 अलग अलग क्षेत्र से नहीं लड़ लेगा। और उसके जो वोटर लिस्ट में नाम भी रहेगा ना, तो वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा, 2 अलग अलग क्षेत्र से उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता। वैसे ही व्यापारी लोग के लिए भी है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता नहीं हो सकता, ये व्यापारी लोग के लिए, ठीक है ना। वो दूसरे समिति से चुना जाएगा, मतलब एक ही जगह का वो प्रतिनिधि बन सकता है। क्लियर? तो ये तो देख लिए। और क्या क्वालिफिकेशन ये निर्वाचित प्रतिनिधि लोग का कि उसका एज 18 साल हो, हाँ ठीक है 18 साल तो होगा, और वो मंडी समिति का व्यतिक्रमी ना हो। ये क्या है? मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन को वॉयलेट ना करता हो, तब वो क्वालिफाई रहेगा, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तो हम लोग देख लिए। चौथा विधायक और सांसद लोग को देखें तो मंडी क्षेत्र की 2 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट था ना उसको बता दिया। विधायक और लोकसभा के सांसद, विधानसभा के विधायक और लोकसभा के सांसद, विधायक और सांसद भी उसके समिति के सदस्य बन सकते हैं मंडी समिति के, लेकिन 50% ग्रामीण जनसंख्या होनी चाहिए, 50% उसके 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हो, तो यह विधायक या सांसद डायरेक्ट मंडी समिति के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो भी बन जाएंगे, है ना, 2, लेकिन नगरी वाले हो तो नहीं बनेंगे। और एक और कंडीशन बताया था कि एक विधानसभा क्षेत्र है, उसी में 2-3 ठोक मंडी पड़ गई, मंडी क्षेत्र पड़ गया, तो इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा उसको, बाकी में वो अतिथि सदस्य के रूप में जा सकता है, परमानेंट सदस्य नहीं रहेगा। ये भी बताया एक विधानसभा के अंतर्गत 2 मंडी आते हैं और उसके 50% जनसंख्या ग्रामीण में निवास करते हो, तो विधायक सांसद डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस मंडी का सदस्य बनना है। लेकिन जिस मंडी का सदस्य बनना चाहता है उसका सदस्य रहेगा, लेकिन दूसरे मंडी में उसे विशेष मंडी सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर तो ये तो 4 लोग हो गए। 5वां कौन सा? मंडी क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी विपणन सोसाइटी कार्य कर रही हो, ठीक है, कार्यक्रम नहीं, कार्य कर रही हो, तो सोसाइटी के बोर्ड का एक सदस्य मंडी समिति का सदस्य बनेगा, ये भी क्लियर। लेकिन मंडी क्षेत्र के अंतर्गत 2 सहकारी, 2 से या 2-3 लोग आ जाए, सपोज 2 सहकारी विपणन सोसाइटी आते हो, तो दोनों सोसाइटी के बोर्ड मिलकर अपने में से एक सदस्य का प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। मतलब बोर्ड मेंबर से कोई एक जाएगा ना, तो बोर्ड मेंबर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा ऐसे नहीं करेंगे, अपने में से बीच में से निर्वाचन कर लेंगे, एक जन को चुन लेंगे। अगर 2 हो गए, 2 अलग अलग सोसाइटी हो गई, तो क्या करेंगे, एक सोसाइटी का अलग बोर्ड मेंबर होगा, एक सोसाइटी का अलग बोर्ड मेंबर होगा। सपोज उसमें 10 हो गए, इसमें 15 हो गए, टोटल बोर्ड मेंबर मिलाएंगे 25, उसमें से वोटिंग कर लेंगे आपस में से किसको खड़ा करना है और किसको भेजना है, ठीक। मंडी क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी कार्य कर रही है लेकिन बोर्ड को भंग कर दिया गया हो, तो कोई भी सदस्य मंडी समिति में नहीं जाएगा। ये क्या बोल रहा है? देखो, सहकारी विपणन सोसाइटी जो यहाँ मंडी क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रही है, उसका एक प्रतिनिधि वहां जाने वाला है, कहाँ? मंडी समिति में, लेकिन वो बोर्ड मेंबर को ही भंग कर दिया होगा। अब ये भंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सहकारी सोसाइटी में जब अधिनियम पढ़ रहे थे उसका काम था, उसका पॉइंट था हमारा, ठीक है। लेकिन अभी वो मत जानो, अब सहकारिता आंदोलन को छोड़ दो। अगर बस भंग कर दिया गया बोर्ड मेंबर, तो भैया बोर्ड मेंबर ही अस्तित्व में नहीं है, बॉडी अस्तित्व में नहीं है, तो कहां से उसके सदस्य आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ आई? कोई है? तो ये 5वां। 6वां कौन सा क्षेत्र? राज्य सरकार के कृषि विभाग का बताया था, कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, ये चुन के आएगा। मंडी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे तुलैया तथा हमालों का एक प्रतिनिधि जो मंडी समिति से लाइसेंस धारण करता हो, लाइसेंस वाला ना,
जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देश किया गया, बताया था अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देश किया जाना चाहिए। ओके, फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा, लेकिन बैंक का अध्यक्ष, सॉरी मैं बैंक मैनेजर बोल रहा था ना, बैंक मैनेजर बोल रहा था, बैंक मैनेजर नहीं, उस बैंक का अध्यक्ष, ठीक है, बैंक या तो बैंक का अध्यक्ष होगा, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा था उधर, बैंक का अध्यक्ष होगा, या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देश किया जाएगा। मतलब या तो बैंक का अध्यक्ष या इसके द्वारा नाम निर्देश कोई व्यक्ति जो वो प्रबंध समिति का होना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी का होना चाहिए। फिर वैसे ही जैसे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का है, जिला भूमि विकास बैंक का भी एक प्रतिनिधि है जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देश किया जाएगा। क्लियर। फिर 9वां पॉइंट क्या देखे थे, मंडी क्षेत्र के 10वां पॉइंट है, मंडी क्षेत्र के अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, जनपद मिस हो गया, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देश किया जाएगा, ये भी बता दिया था। लेकिन जिला मुख्यालय में स्थित कोई मंडी समिति है तो जिला पंचायतों के सदस्य में से ही कोई नाम निर्देश किया जाएगा, फिर ग्राम और जनपद को नहीं काउंट किया जाएगा। सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, ठीक है, सभी सदस्य जो ऊपर है ना, सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। राज्य सरकार, राज्यसभा जहां जहां पे आ जाए ना, राज्य सरकार है उसको मानना, राज्य सरकार मतदाता सूची को तैयार करने के लिए तथा निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बना सकेगी, ठीक है, नियम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि उपधारा 1 के खंड का या ग अधीन नाम निर्देश नहीं कर पाते हैं तो कलेक्टर यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नाम निर्देश करेगा। सर ये उपधारा, इस उपधारा का 1 के खंड ख और ग कहाँ है? पहला जो क था वो अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा था, ख कृषक प्रतिनिधि के बारे में बात कर रहा है, ग व्यापारियों की बात कर रहा था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर वहां से कोई चुन के नहीं आते हैं, कोई यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नहीं चुन के आते हैं, तो कलेक्टर उस टाइम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक कोई नया निर्वाचित होकर नहीं आया था, तब तक कलेक्टर डिसाइड करेगा, कलेक्टर नाम निर्देश करके भेजेगा। जैसे व्यापारियों में से अपने बीच में से कोई नहीं चुनाव हो पाया, उनका निर्वाचन नहीं हो पाया, तो कलेक्टर किसी एक को बोल देगा, ये भाई ये व्यापारी इधर आओ, तुम चले जाओ, ले ठीक है, ठीक, क्लियर, समझ आई बात। सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम निर्देश, जो नाम निर्वाचन तथा नाम निर्देश रहेगा वो कलेक्टर द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। जो प्रत्येक निर्वाचन है वो सारी चीजें कलेक्टर द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। धारा 11 यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहेंगी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं यार, यही सब देखो ना, 2/3, 1/3, 30 दिन के अंतर्गत, 20 दिन के अंतर्गत, किसके पास अपील करेंगे, कौन नियुक्त करेगा, कितने मेंबर होंगे, कितने सदस्य होंगे, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, कोई फाइन है तो कितना फाइन, कोई टैक्स ले रहा है तो कितना टैक्स, यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बन डालेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये सबको आपको ध्यान देना है। तो धारा 11 क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बताया हूँ, रिवाइज नहीं कराया हूँ, रिवीजन तो ही क्या समझ लो, एक बार मैं बोर्ड में लिख के बता दिया, 10 अलग अलग लोग, उसको पॉज करना था और आपको पूरा पढ़ना था, याद करना था। फिर नोट्स में बताया, उसको देखना था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले अब उसको याद करना था। अगर आप ये नहीं किए होगे तो मेरी गुजारिश है आपसे कि एक बार, चूंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार इस पूरे वीडियो को अभी तक जितना मैंने बताया है रिवाइज करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक। धारा 11 का बोलते हैं सर, आप 11 के बाद 12 बताओगे बोले थे, 12 के बीच में 11 का आ गया और 11 खा भी है, तो इसको भी पढ़ लेते, फिर 12 में आ जाएंगे जी। धारा 11 का क्या बोलते हैं, मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण। ये भी लंबा चौड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर पंचायती राज आपने पढ़ा होगा ना, पंचायती राज आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ये चीजें पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक। कलेक्टर समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा, कलेक्टर कौन, याद रखना, कलेक्टर समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मंडी क्षेत्र को इतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषक के प्रतिनिधियों की संख्या होगी। और कृषक के प्रतिनिधि कितने चुन के आते हैं, 10। मतलब एक जो मंडी क्षेत्र है, ये मंडी क्षेत्र 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। कौन बांटेगा, कौन बांटेगा, कलेक्टर बांटेगा। कैसे बांटेगा, अधिसूचना जारी करके बांटेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। चलो अब जैसे विधायक सांसद लोग के लिए आरक्षण होता है ना, जैसे पंच सरपंच लोगों के लिए आरक्षण होता है ना, नगर पंचायत पालिका में सब अध्यक्ष हो गए, पार्षद हो गए, महापौर हो गए, इनके लिए आरक्षण होता है ना, ST SC OBC, OBC के लिए तो विधायक वगैरह नहीं होता है विधायक संसद में, लेकिन इन लोगों के लिए ST SC OBC होता है, ग्रामीण और नगरीय निकाय लोगों के लिए, ठीक है, ग्रामीण वाले के। तो इसमें ध्यान रखिएगा बात, अब यहाँ पे भी निर्वाचन क्षेत्र में, इस निर्वाचन में भी ST SC OBC का रिजर्वेशन है, ठीक। तो कितना रिजर्वेशन है, मंडी क्षेत्र में जितने प्रतिशत जनसंख्या ST या SC के हैं, मतलब SC और ST के हैं, उतने ही प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ गिनती करके, लेकिन ये गिनती वगैरह नहीं पूछेगा,
10 लोगों को चुना जाना है ना, मैं मान के चल रहा हूँ ये मंडी क्षेत्र है, ये मंडी क्षेत्र। अब इस मंडी क्षेत्र में एसटी की जनसंख्या सपोज 30% है, ज़्यादा है। एससी एससी मान के चलते हैं अपन, कितना है 20% एससी है। फिर ओबीसी कितने हो गए, ओबीसी को मान लो 20%, और जनरल जो बचे फिर वो जनरल 30 20 50 50 70 30 जनरल हो गए। अब टोटल सीट कितने थे, टोटल निर्वाचन क्षेत्र इस मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कितने थे पूछा जाए तो 10 थे। कितने थे, 10 थे। अब इस 10 में से देखो एसटी की जनसंख्या कितनी है 30%, तो जितना एसटी की जनसंख्या होगी उतना ही आरक्षण होगा। तो 10 में 3%, 10 का 3%, तो एसटी को कितना सीट चले जाएगा, 3 सीट। कितना सीट चले जाएगा, 3 सीट एसटी को चलेगा। एससी का 20% है, तो 10 में से 20% निकालोगे 2 सीट, 2 सीट किसको चले गया, एससी को चले गया। ओबीसी को कितना, ओबीसी का 20% है, तो 10 का 20%, 2 सीट किसको मिल जाएगा, ओबीसी को। गलत। एसटी एससी का जितना % जनसंख्या है ना उतना आरक्षण एसटी एससी को मिल जाता है। लेकिन एसटी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही पंचायती राज वाले भी पॉइंट में है, एसटी और एससी की जनसंख्या का प्रतिशत मिला के अगर 50% से 50% या 50% से कम हो, 50% या 50% से कम हो, तो ओबीसी को सीधे के सीधे 25% मिल जाएगा रिजर्वेशन, सीधा 25%। जनसंख्या नहीं देखी जाएगी उसका, 10 हो 20 हो, जैसे इधर 20% था ना, 20 नहीं, सीधा सीधा पूरा 25% उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। क्लियर, बात समझ आई? ठीक है सर, 50% कम रहा तो ठीक है चल जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, 10 सीटें थी, एसटी की जनसंख्या 20%, एससी की 20%, 20% 2-2 सीट चली गई, 20 + 20 40% हुआ। ये 50% से कम है कि नहीं है? हाँ है। तो ओबीसी को कितना सीट मिलेगी, जब जैसे मैं बोल रहा हूँ ओबीसी को 10% की जनसंख्या है, तो 10% मतलब 10% आरक्षण मिलेगा कि नहीं? वही मैं बोला, ओबीसी को डायरेक्ट अगर 50% से एसटी एससी की जो जनसंख्या है वो 50% से कम है, तो सीधा ओबीसी को 25% स्थान आरक्षित कर जाएगा। ओबीसी का जनसंख्या नहीं देखा जाएगा, ठीक है, सीधा उनको अलॉट कर दिया जाएगा। कितना %? 25%। सर अगर एग्जैक्ट 50% हो रहा हो तो यहाँ पे 30%, इस एग्जांपल के तहत 30% एसटी 20% एससी, दोनों मिला के 50% है ना। एग्जैक्ट 50% हो तो मिलेगा, हाँ मिलेगा। 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 हो जाएगा चलेगा, 50 से कम रहेगा चलेगा, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस केस में देखो 3 + 2 50% तक है, तो ओबीसी को मिलेगा 25%। हाँ, तो 10 का 25% निकालोगे 2.5 सीट आएगा, तो 2.5 सीट का भैया आधा उसको काट के बैठाएंगे किसी आदमी को? नहीं। तो क्या करते हैं, 2.5 को लेस देन, अगर 2.5 है तो उसको 2 मान के चलते हैं ना। तो ओबीसी को कितना सीट मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। कितना सीट मिलेगा? 2। ठीक, तो 3 + 2 + 2 इतने रिजर्व सीट हो गए, और अनरिजर्व या अनरिजर्व को ही जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इतने सीट कितने बचेगा? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 तो भैया एसटी एससी ओबीसी ले गए। जनरल लोग के लिए कितना बचा? 3 सीट बचा, तो 3 सीट जनरल लोग के लिए हो जाएगा। इतना क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल भी बता दिया, लेकिन उतना जरूरी नहीं था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस बात का ध्यान रखना, जैसे पंचायतों में महिला आरक्षण है ना, केंद्र बोलते हैं कि भैया 1/3 तो रखना पड़ेगा, हम 1/2 दे के रखे, 50% दे के रखे। फिलहाल इधर देखो 1/3 महिलाओं का आरक्षण है। ये जितने भी सीट है ना, इसमें महिला कितने होने चाहिए? 1/3। किसमें महिला सर? एसटी को जो 3 सीट मिला ना उसका 1/3 भी महिला होगी, मतलब एसटी महिला होगी, कोई भी महिला नहीं, एसटी महिला होगी। एससी में जो 2 सीट है ना उसका 1/3 भी महिला होगी, लेकिन कैसी महिला? एससी महिला। ओबीसी को जो 2 सीट मिला है ना इसका भी 1/3 महिला होगी, लेकिन कैसी महिला? ओबीसी महिला। जनरल में भी जो 3 सीट है ना उसमें भी महिला को मिलेगा 1/3, लेकिन कैसी महिला? ये जनरल महिला, जनरल या अनरिजर्व। इसका कहने का तात्पर्य है इसमें कोई भी वर्ग के लोग आ सकते हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उन लोग भी आ सकते हैं, और ये एसटी एससी ओबीसी के भी आ सकते हैं। इसमें वो खुला है, मतलब सब आ सकते हैं। ठीक सर, उसको भी एग्जांपल दे दिया ना, चलो ठीक, इसी को लेके बताते हैं। ये 3 सीट है, 3 सीट का 1/3, तो ये एक एसटी महिला हो गई, एक एसटी महिला के लिए आरक्षित है। मतलब बाकी जो 2 सीट है ना इसमें याद रखना सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है भैया, ये पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं। आरक्षण का मतलब है कि कम से कम वो पद रिजर्व रहेगा, उसमें महिला के अलावा और कोई नहीं आएगा। इसके बाद जो 2 सीट बचे उसमें वो खुला मुक्त है, वो लड़के और लड़की दोनों के लिए आ सकता है, एसटी मेल भी आ सकते हैं, एसटी फीमेल भी आ सकती है, लेकिन रिजर्वेशन कम से कम एक एसटी महिला हो गई। एससी का 2 सीट है, 2 का 1/3 निकालोगे ना तो 0.67 आएगा, तो भैया वो 5 आधा से ज्यादा है ना, उसको राउंड फिगर करके एक एससी महिला वो भी कर लेते हैं।
ओबीसी 2 है तो भैया उसको भी 1/3 करोगे तो 0.67 आएगा, राउंड फिगर कर लोगे, थोड़ा बढ़ा दोगे आधा से ज़्यादा है तो एक ओबीसी महिला भी आ गई, एक ओबीसी महिला आ गई। ठीक है, क्लियर। अब जनरल के लिए कुछ बच रहेगा, जनरल के लिए, अब जनरल के लिए भैया 1/3, देखो कैटेगरी वाइज तो 1/3 महिला होनी चाहिए। जो टोटल सीट है ना, टोटल सीट कितने, 10 सीट, इस 10 सीट का भी 1/3 महिला को होना चाहिए, 10 लोग का 1/3 भी महिला को होना चाहिए। तो 10 का 1/3 कितना होगा, 3.33, लेकिन 3.33 ये 3.5 से कम है ना, तो इसको 3 मान लेता हूँ। 3 सीट रहने चाहिए महिलाओं के लिए ओवरऑल, तो 3 सीट तो यहीं बुक हो गए, जनरल वाले लोग के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर जनरल वालों के लिए बचता, सपोज यहाँ पे ये ओबीसी वाली कहानी च नहीं रहती, ओबीसी जनसंख्या यहाँ पे नहीं रहता, मान के चलो है ना, ओबीसी नहीं है, ओबीसी क्यों नहीं है, ये एसटी 3 सीट है और एससी 3 सीट है। नया उदाहरण देखते हैं कि जनरल से कैसे आएंगे। एसटी अगर 3 सीट है तो 3 में से 1/3 एक एसटी महिला हो गई, एससी 3 सीट है तो एक एससी महिला हो गई, ओबीसी तो है ही नहीं, तो 1 + 1 2 तो यही मिल गए। टोटल 10 सीट का 1/3 कितना होगा, 3.33, मतलब 3 सीट टोटल फीमेल के लिए रिजर्व रहने चाहिए, जिसमें एक एसटी हो गई, एक एससी हो गई, ओबीसी तो है ही नहीं। अब बच रहे कितना, एक महिला, तो ये जो एक महिला है वो जनरल महिला का सीट होगा। अगर एक कैलकुलेशन समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना तामझाम पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्यों पालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखना, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, वो हमको समझ आ रहा है करके हम समझा दिए। ठीक है, क्या होगा, इस एसटी एससी का आरक्षण कितना होगा, जितना उनका जनसंख्या होगा। लेकिन ओबीसी को आरक्षण मिलेगा क्या, हाँ मिल सकता है, मिलेगा, जरूरी नहीं है, मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा, अगर एसटी और एससी की जनसंख्या मिला के 50 है, 50 है या 50 से कम है, तो ओबीसी को डायरेक्ट 25% मिल जाएगा, डायरेक्ट 25% मिल जाएगा। उपधारा 2 या 3 के अधीन, मतलब ये यही पॉइंट बोल रहा है ना, ये एसटी और एससी और ओबीसी, ये दोनों को, एसटी एससी ओबीसी के लिए 1/3 महिलाओं को आरक्षण होगा। और कुल जनसंख्या नहीं है, कुल पद है, कुल पद वो जो चुन के आ रहे हैं ना, कुल पदों का भी आरक्षण 1/3 महिलाओं के लिए होगा। क्लियर, समझ आई बात, चलो ठीक है। अब ये लॉटरी वाला क्या सिस्टम लिखा हुआ है सर, 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है। अब 10 अलग अलग में एक एसटी को चले गया, एक एससी को चले गया, ऐसे हम देख रहे हैं। तो भैया एसटी एससी जाएगा, लेकिन किसको जनरल में रखा जाए, किसको एसटी में, किसको ओबीसी में, किसको महिला के लिए, ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए लॉटरी निकालते हैं, चिट्ठी पत्री निकालेंगे। अगर ये पहले वार्ड के लिए लॉटरी निकला, भैया पहले वार्ड का निकाल रहे करके बताएंगे, और एक तरफ एसटी एससी फीमेल ये सब रखे रहेंगे, एसटी एससी फीमेल ओबीसी, जो लॉटरी में नाम निकल गया वो कुछ निर्वाचन काल के लिए, कुछ निर्वाचन काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ निर्वाचन काल के लिए। सपोज यहाँ पे एसटी लॉटरी निकल गया, तो ये सीट एसटी के लिए रिजर्व रहेगा, ये वार्ड, ये निर्वाचन क्षेत्र एसटी के लिए रिजर्व रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं। बाकी लोग को भी तो मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसटी निकल गया तो भैया हमेशा के लिए तो एसटी रह जाएगा, फिर जनरल वाले को मौका नहीं मिलेगा, एससी वाले को मौका नहीं मिलेगा, ओबीसी वाले को मौका नहीं मिलेगा, तो ये आपस में चेंज होते रहता है। इस बार ये एसटी निकल गया ना, तो अगली बार हो सकता है ये एसटी ना रहे, कुछ सालों तक बस रहता है, ऐसा समझना। ठीक है, तो आरक्षण लॉटरी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। कौन करेगा लॉटरी, कौन निकालेगा, वो लॉटरी पैसा वाला लॉटरी नहीं है, कलेक्टर निकालेगा लॉटरी। ठीक है, समझिए बात, चलो ठीक। अब 11 खा में देखते हैं, मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हता है, मतलब जो वोटर हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो मतदाता हैं और जो प्रतिनिधि हैं, मतदाता और प्रतिनिधि, इन लोगों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है भाई, क्या अर्हता है इन लोगों के लिए, उसको देखते हैं। तो पहले देखेंगे किसके लिए, मतदाता के लिए। तो मतदाता के लिए क्या क्वालिफिकेशन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसान हो, किसान होना चाहिए। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में याद रखना, तो किसान हो। दूसरा, मंडी क्षेत्र में निवास करता हो, मतलब वहाँ का निवासी हो मंडी क्षेत्र में, जहाँ से वो मतलब जहाँ से वो वोट करेगा। उसका उम्र 18 साल हो। ठीक है, और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए मतदाता सूची में शामिल हो, मतलब वोटर लिस्ट में शामिल हो। चौथा, तो सिंपल सादा पॉइंट 4 ठोक क्या देख रहे हैं, पहला वो किसान हो, दूसरा मंडी क्षेत्र में निवास करता होगा, तीसरा 18 साल होगा, चौथा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, पहला कंडीशन किसान हो, दूसरा मंडी क्षेत्र में निवासी हो, तीसरा 18 साल का हो, चौथा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बोल लेना, किसान हो मतलब किसान कैसा, जो भूस्वामी या पट्टेदार के रूप में कम से कम उसके पास आधा एकड़ भूमि होना चाहिए, जिसमें वो किसानी करता होगा, तो किसान कहलाएगा। ठीक है, कम से कम आधा एकड़ रहना चाहिए। फिर वोटर लिस्ट वाला देखो, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए मतदाता सूची में, इसका वोटर लिस्ट अलग होता है ना, में सम्मिलित हो, परंतु कोई एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता क्षेत्र में मत नहीं दे सकता। पिछला पॉइंट आया था, मैं बताया था, एक वोटर एक ही निर्वाचन क्षेत्र से वोट करेगा, दूसरे क्षेत्र से नहीं। वैसे जो कृषक प्रतिनिधि भी बन के आएंगे ना, वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि बन सकते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो ये तो रही बात भैया किसकी, जो वोटर है उसके लिए। जो कृषक प्रतिनिधि है ना, कृषक प्रतिनिधि फार्मर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनके निर्वाचित किए जाने के लिए क्या योग्यता है? उसका नाम मंडी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में शामिल हो, अच्छी बात, वह किसान हो, ये तो दो ऊपर के लिए भी था। तीसरा कंडीशन, वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया, मतलब उसको किसी अधिनियम के तहत या निर्वाचन आयोग के तहत किसी भी तहत उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, पिछले 1 साल में 1 बार या पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार कृषि उपज मंडी क्षेत्र के मूल मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण में या एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में विक्रय की हो। विक्रय की हो मतलब बेचा हो। भैया ये मंडी के लिए चुन के जाने वाले हैं कृषक प्रतिनिधि, तो भैया जिसको वो मंडी क्षेत्र से कुछ लेना देना होगा वो उसी को भेजेंगे कि काहे कि किसी को भी आदमी को भेज देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 1 साल में भैया 1 बार अगर वो खरीदी बिक्री किया ना, मतलब बेचा है सामान अपना, कृषि प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचा है, तो लेकिन हो सकता है पिछले साल भैया वो नहीं बेचा होगा, पिछले साल नहीं किया होगा, खेती किसानी का काम नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन उससे पहले तो किया होगा। तो पुराना हिस्ट्री में जाए तो 5 साल में कम से कम 5 बार, उसमें 1 साल में 2-3 बार भी शामिल हो सकता है, एक ही साल में 5 बार कर दिया होगा तो भी काउंट कर लेंगे। तो पिछले 1 साल में 1 बार या फिर पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार अपनी कृषि उपज मंडी को, अपनी कृषि उपज को मंडी या उप मंडी या किसी प्राथमिक साख सोसाइटी सहकारी समिति में भी बेचा हो तो भी ये चालू हो जाएगा। तो इसका भी 4 कंडीशन, ऊपर वाला भी 4 कंडीशन देखे थे। वोटर के लिए 4 कंडीशन क्या था? 18 साल होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए भैया, और क्या कंडीशन? सर इसके लिए 18 साल नहीं होगा क्या? इसमें दिया नहीं, होना चाहिए, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन में नाम वैसे नहीं बताया। ठीक, जो लिखा हुआ है अधिनियम में वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऊपर के लिए क्या बताया? 18 साल, किसान हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, और एक तो का देखे जी, मंडी क्षेत्र का निवास करता। ठीक है, इसके लिए 4 कंडीशन देख लिए, वोटर लिस्ट में नाम हो, किसान हो, डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, और वो सामान को बेचा हो पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो वोटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन था वो देख लिए, और कृषक प्रतिनिधि बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन था उसको भी देख लिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा अगर, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा अगर वह पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 36 के अधीन पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गया। मतलब इधर अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया ना तो इधर के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ता, ये चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब जो कृषक प्रतिनिधि ना उनके लिए 2 पॉइंट है। क्या बोला कि अगर वो पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 36 के अधीन अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है पंचायत को चुनाव लड़ने से, तो इधर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और दूसरी बात क्या कि वो एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता। ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक है, चलो धारा 12 पढ़ते हैं। ये अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। इसका सिनेरियो अगर आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने कृषक प्रतिनिधि वाले को ध्यान से देखा होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करके वापस उस इलेक्शन की प्रक्रिया को देखना, सीखना, क ख पढ़ना, और उसके धारा 12 को देख लेना तो समझ आ जाएगा। मंडी क्षेत्र के टोटल मतदाताओं की संख्या में SC ST OBC का उतना ही प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जितना मंडी की कुल संख्या में। ठीक, जो भी उल्टा सीधा लिखा है वो क्या बता रहा हूँ। जैसे ये मंडी क्षेत्र, भाई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे 10 ठोक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए थे। मंडी क्षेत्र के अंतर्गत 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से 10 अलग अलग कृषक प्रतिनिधि आ रहे थे। लेकिन ये पूरे मंडी क्षेत्र के लिए एक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। एक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। अब कोई पूरा राज्य है, ठीक है, पूरा राज्य है, उस राज्य में ऐसे हो सकते हो 30 ठोक ऐसे अलग अलग छोटे छोटे मंडी क्षेत्र होंगे। ये मंडी क्षेत्र के अंतर्गत और वो कृषक प्रतिनिधि वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा राज्य है और इस राज्य में 30 अलग अलग मंडी क्षेत्र हैं। तो जैसे एक मंडी क्षेत्र से एक अध्यक्ष आ रहा था और 10 कृषक प्रतिनिधित्व, वैसे 30 अलग अलग मंडी क्षेत्र से 30 अलग अलग अध्यक्ष आएंगे। तो वो अध्यक्ष लोगों के लिए भी निर्वाचन में आरक्षण है। तो आरक्षण कैसे होगा? तो वही बताया, जितने कुल मतदाता है ना उनका जितना प्रतिशत निवासी होगा, जनसंख्या होगी, उतना ही प्रतिशत आरक्षण मिलेगा अध्यक्ष में। कृषक प्रतिनिधि वाले में तो देख लिए, अब पूरे राज्य में देखेंगे कि जितने वोटर्स हैं उनका जनसंख्या कितना है। अगर ST सपोज उसमें 20% है तो 20% अध्यक्षों में, जैसे 30 मैंने बताया, एक राज्य के अंतर्गत सपोज 30 मंडी क्षेत्र है, मतलब 30 अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो 30 अध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन उसमें से 20% ST होंगे क्योंकि 20% वोटर का पॉपुलेशन ST है। तो इसका 20% 6 सीट का अध्यक्ष कौन रहेगा? ST कैंडिडेट रहेगा। ठीक है, समझ आई बात।
एससी का भी वैसी और ओबीसी का कैसे होगा? अगर एसटी और एससी का मिला के 50% या 50% से कम है तो डायरेक्ट 25% आरक्षण ओबीसी कैंडिडेट को मिल जाएगा, मतलब ओबीसी वाले अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, क्लियर। इसमें भी महिलाओं के लिए वैसी 1/3 वाला मामला है। कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता नहीं, कुल पदों का या कुल अध्यक्ष का 1/3 महिला होना आवश्यक है। जैसे कृषि प्रतिनिधि में देखे तो वैसी इन लोगों का भी है। लेकिन इसमें और कुछ ध्यान देने वाली बात यह है, ऊपर तो जो मैं कंसेप्ट समझा दिया था वैसे इसको याद रख लेना, आसान है। ठीक है, अगर अध्यक्ष किसी मंडी क्षेत्र का अध्यक्ष, सर मंडी क्षेत्र के लिए तो अध्यक्ष का चुनाव बता दिए, उपाध्यक्ष का भी वैसे चुनाव होता है क्या? प्रत्यक्ष नहीं, इनको प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो कृषि प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं ना, उन्हीं लोग आपस में से अपने समय से एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, बाद में लोग चुनेंगे उपाध्यक्ष का, देख लेंगे, बट फिलहाल उपाध्यक्ष का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। ठीक, वापस आते हैं। अगर अध्यक्ष एसटी एससी या ओबीसी का, अगर अध्यक्ष एसटी एससी का है, ठीक है, अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो जो उपाध्यक्ष है वो एसटी एससी ओबीसी या जनरल किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। अगर वो एसटी एससी कैंडिडेट है, कौन? अध्यक्ष, अध्यक्ष एसटी एससी वर्ग का है तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी वर्ग का। अगर ये एसटी एससी का है अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का हो सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष जनरल कैटेगरी से, मतलब यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो जो उपाध्यक्ष है वो हमेशा एससी एसटी या ओबीसी का ही होगा, एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट ही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात? बेरेक्ट से देख लेता हूँ यहाँ पे एसटी एससी और ओबीसी भी है क्या? दो मिनट बस समय दीजिए। दो मिनट, बंद नहीं करना है। धारा 12 पढ़ रहे हम लोग। ठीक, एसटी लिखा हुआ है, एसटी एससी ओबीसी नहीं है। ये क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ चेयरमैन ऑफ द मार्केट कमिटी ऑफ द एरिया ऑफ 5th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, एसटी लिख दिया, मतलब एससी या इसके भी से निर्वाचित किया जाएगा। चलिए इसका पॉइंट को देख के बताऊंगा एक बार, इस पॉइंट को बस स्किप कर देना ना। ठीक, इसके पॉइंट को अभी 5-10 मिनट इसी में समय चले जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको देख के बताऊंगा। ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाला है उस पॉइंट को देख के बताएंगे। कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। एक से ज्यादा
बोलेगा अध्यक्ष भी बन जाऊं और सदस्य भी बन जाऊं, मतलब कृषक प्रतिनिधि बन जाऊं, वो नहीं हो सकता। कोई मंडी क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिए निर्वाचन कार्रवाइयां कितने महीने के भीतर प्रारंभ की जाएंगी? अगर कहीं निर्वाचन नहीं हो पा रहा तो 6 महीने के भीतर प्रारंभ की जाएंगी। अध्यक्ष का चुनाव ना होने के बाद भी मंडी समिति का गठन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं जगह किसी मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कृषक प्रतिनिधि का चुनाव हो गया, अध्यक्ष का नहीं हो पाया, तो भी मंडी समिति का गठन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष नहीं है तो भैया इसको नहीं गठन करेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कौन अध्यक्ष रहेगा? बिना अध्यक्ष के कैसे मंडी समिति रहेगा? जो उपाध्यक्ष चुना जाएगा ना, वही उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करेगा। तो वही लिखा हुआ है, अध्यक्ष का चुनाव ना हो पाने की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेगा। मंडी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो मंडी समिति के प्रथम सम्मेलन में मंडी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही उन्हीं में से एक तथा उन्हीं में से ही विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा। उन्हीं में से बीच में ही एक उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। मतलब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जा रहा है। कौन? उपाध्यक्ष। कोई व्यक्ति कृषक नहीं है तो उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं होगा। कोई व्यक्ति कृषक नहीं है तो उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर कृषक नहीं है तो उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं होगा बोल रहा है। ठीक है, किसान नहीं है तो उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता, मतलब उसका किसान होना जरूरी है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, ऊपर वो प्रतिनिधि लोग के लिए भी देखे थे। 12 का देख लेते हैं, अभिलेखों तथा संपत्तियों का कब्जा लेना, टेकिंग पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी। अगर कलेक्टर को लगता है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर को ऐसा लगता है कि किसी मंडी समिति के पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिया जाना, बिगड़ जाना, नष्ट किया जाना संभव है। मतलब कोई घपला वपला होने वाला है, भैया कोई घपला कर रहे हैं तो उसको क्या किए, कोई डॉक्यूमेंट कोई हटा दिए, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, ऐसा कोई केस आ जाए, तो कलेक्टर क्या कर सकता है? कलेक्टर को ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, कलेक्टर को ऐसा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है कि भैया मंडी समिति के कोई पुस्तक, कोई रिकॉर्ड है, उसको नष्ट कर दिया जाना संभव है, मतलब कोई आदमी नष्ट कर सकता है, या किसी मंडी समिति के पैसों का दुरुपयोग किया जाने की संभावना हो, तो कलेक्टर को ऐसा लगेगा कि ऐसा हो जाएगा, तो कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस मंडी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को संपत्ति तथा अभिलेख को कब्जे में लेने के लिए आवेदन कर सकेगा। समझ रही बात? कोई भी नष्ट किए जाने या पैसों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना लगती है, किसको लगती है? कलेक्टर को। लगना किसको चाहिए? कलेक्टर को। तो कलेक्टर खुद या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन करेगा। किसको आवेदन करेगा? मजिस्ट्रेट को। किस लिए आवेदन करेगा? कि भैया उसको कब्जे में ले लो अपने। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट क्या खुद उठ के चल देगा? नहीं, उसके पास और कोई काम नहीं है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट एसआई से निम्न कोई व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। मतलब एसआई लेवल का होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, या उससे ऊपर, जैसे एसआई हो गए, टीआई हो गए, इन लोग। तो आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो, उसको आदेश दे सकता है कि भैया जहां यहाँ रखा जाना संभव, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट जहां रखे हैं उसकी तलाशी करे, उसको लेके आए, उसका कब्जा में लेकर कलेक्टर या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाए। तो किससे निम्न का नहीं होना चाहिए? एसआई पद से निम्न का नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी लंबी क्लास जरूर हो गई, बहुत सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो ऐसी कोई क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है 15-20 मिनट की, कोई क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आधा 1 घंटे 1.5 घंटे की। ठीक, तो आपको मैनेज करके चलना, ये वाले पॉइंट को आप पढ़िएगा। और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एसटी होगा, एससी होगा, ओबीसी होगा, एक बार मैं फिर से बेयर एक्ट को देख लूंगा। ठीक है, टाइपिंग में एसटी, एससी, ओबीसी सब लिखा गया है, तो एक बार मैं उसको चेक करके बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।